हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बीएमएस सेकेंड ईयर के रसशास्त्र सब्जेक्ट में एक और नए टॉपिक के बारे में, जो कि है पारद। दोस्तों इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको जो भी रसशास्त्र के अंदर यूज आने वाली जितनी भी छोटी छोटी डेफिनेशन है, जिसके अंदर निर्वाप, आवाप, डालन, अमृतीकरण, लोहितीकरण, शोधन, मारण, कज्जली, ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके बारे में मैंने बताया था। और उस वीडियो के लास्ट में मैंने आपको बोला था कि आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको पारद के बारे में बताऊँगा। दोस्तों आज की वीडियो से जिस पारद टॉपिक को मैं शुरू करने वाला हूं वो पारद टॉपिक आपके लिए रसशास्त्र के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो मेन पेपर जब भी आपका होगा तो उस मेन पेपर के अंदर आपको कम से कम जो है वो 15 से 20 नंबर के क्वेश्चन जो है वो हो सकता है कि इसमें से देखने को मिले। तो इस पूरे के पूरे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ना। दोस्तों इस पूरे चैप्टर को मैं अलग अलग पार्ट में आपको तोड़ करके पढ़ाऊंगा, पार्ट फर्स्ट, पार्ट सेकंड, पार्ट थर्ड, इस तरह से, ताकि आपको जो भी टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आए और पूरे के पूरे जो है चैप्टर आप कवर कर पाओ। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो में जो पारद टॉपिक है उस पारद टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कि पारद का जो जनरल इंट्रोडक्शन है वो क्या है, मतलब पारद जो है वो है क्या, इसके बारे में देखेंगे। उसके बाद में पारद की उत्पत्ति जो है वो किस तरह से हुई है, मतलब कि पारद का निर्माण जो है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। थर्ड जो टॉपिक होगा दोस्तों वो होगा कि पारद के पर्याय और उसके प्रकार जो है कौन कौन से बताए गए हैं। उसके बाद में फोर्थ नंबर का टॉपिक होगा दोस्तों कि पारद की अवस्थाएं जो है वो कौन कौन सी है। फिफ्थ नंबर का टॉपिक है आज की वीडियो का, वो होगा ग्राही और अग्राही लक्षण जो है वो पारद के कौन से बताए गए हैं। और आज की वीडियो का लास्ट टॉपिक होगा कि पारद के दोष जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। इस तरह से टोटल मिलाकर के 5 से 6 टॉपिक के बारे में आज की वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं पारद के सामान्य परिचय के बारे में, जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में। दोस्तों पारद की बात करें तो इसके जनरल इंट्रोडक्शन में आप देख भी सकते हो कि रसशास्त्र का मुख्य द्रव्य जो इसको बताया। अब दोस्तों जो रसशास्त्र है उसमें इस पारद को मुख्य द्रव्य क्यों माना गया है, इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये है कि जब मैंने आपको परिभाषा प्रकरण पढ़ाया था इससे पिछली वाली वीडियो में, तो उसमें मैंने आपको बहुत सारी जो धातुएं थी उन धातुओं के साथ में पारद को मिलाकर के कज्जली बनाई थी, भस्म बनाई थी, है ना, उसका शोधन मारण किया था, ये सारी चीज़ें की थी। तो उसमें आपने देखा था कि पारद जो है ना वो अपने साथ में किसी भी तरह की धातु हो, उपधातु हो, है ना, उसके अलावा रस हो, महारस हो, उपरस हो, इन सबको अपने साथ में आत्मसात कर लेता है, मतलब अपने साथ में जो है समाहित कर लेता है। अगर पारद के साथ आप इन सब चीज़ों को मिलाओगे तो ये सारी की सारी उसके अंदर क्या हो जाएगी, डिजोल्व हो जाएगी, विलयित हो जाएगी। इसलिए पारद को जो मुख्य द्रव्य माना गया है। और पारद के बारे में यह भी बोला जाता है कि जो शुद्ध पारद होता है वो सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने का काम करता है और उसी के साथ साथ जरावस्था जो है उसको देरी से लाता है, ठीक है। तो वो एक तरह से रसायन की तरह जो है काम करता है। और इस पारद को मुख्य रूप से लेते हुए इस रसशास्त्र को जो है लिखा गया, मतलब कि पूरे के पूरे रसशास्त्र के अंदर आपको जो भी सारी चीज़ें वो पारद से रिलेटेड ही देखने को मिलेगी। इसलिए इस रसशास्त्र का मुख्य द्रव्य जो इस पारद को बताया गया है। रसशास्त्र में रस शब्द से पारद को ग्रहण किया गया है। उसके अलावा रसशास्त्र का नायक या भी जो रसशास्त्र का नायक है, रसशास्त्र का जो एक तरह से राजा है, वो राजा बोला जाता है इस पारद को, ठीक है। दोस्तों इसके सामान्य परिचय में बात करते हैं तो संस्कृत में इसको अपन पारद बोलते हैं, हिंदी में भी इसको जो है पारा बोला जाता है, अंग्रेजी की बात करते हैं मर्क्यूरी बोलते हैं। संकेत या फिर इसका जो सिंबल है दोस्तों वो Hg होता है। एटॉमिक नंबर की बात करता हूं तो 80 होता है। इसके अलावा दोस्तों इसका एटॉमिक वेट जो है वो 200.6 बताया गया है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों इस पारद के बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन बताया कि पारद जो है वो क्या है और रसशास्त्र के अंदर इसको इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना गया है। अब दोस्तों आज की वीडियो के सेकंड टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि पारद के पर्याय जो है वो कौन कौन से बताए गए हैं। दोस्तों पारद के पर्याय की बात करें तो पर्याय के अंदर इसका रस पर्याय बताया, रसेंद्र बताया, सूत बताया और मिश्रक बताया, ठीक है। अब इसका रस जो है पर्याय क्यों रखा गया है, क्योंकि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि जो रस शास्त्र है वो पारद से रिलेटेड पूरा का पूरा शास्त्र है। तो इसमें क्या है कि सभी धातु एवं रसों को भक्षण करके अपने भीतर समाहित कर लेने के कारण इसको क्या बोला गया है, रस बोला गया। मतलब कि आप इसके साथ में धातु मिलाओ, चाहे आप इसके साथ में महारस मिलाओ, उपरस मिलाओ, साधारण रस मिलाओ, कुछ भी मिलाओ, हर एक चीज़ को अपने साथ में क्या कर लेता है, समाहित कर लेता है, हर एक चीज़ को अपने साथ जो है वो इन्वॉल्व कर लेता है। इसलिए इसको क्या बोला गया दोस्तों, रस बोला गया है। सेकंड पर्याय की बात करते हैं वो है रसेंद्र। तो रसेंद्र क्यों बोला गया, इसको रस प्लस इंद्र, मतलब कि रसु और महारस, उपरस, इन सभी का जो राजा होने के कारण इस पारद का एक और पर्याय जो बताया वो क्या बताया, रसेंद्र बताया। तीसरे नंबर का जो पर्याय बताया गया है दोस्तों सूत बताया गया। सूत का मतलब है कि दह सिद्धि और लोह सिद्धि को देने वाला होने के कारण इसको अपन सूत बोलते हैं। दोस्तों एक और पर्याय जो बताया वो बताया मिश्रक। मिश्रक का मतलब है कि सभी धातु का तेज मिश्रित हो, इसमें सभी धातु का तेज मिश्रित होने के कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, मिश्रक बोलते हैं। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको ध्यान में रखते हैं, क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि पारद के पर्याय बताओ, तो उस टाइम आपको जो है 3-4 पर्याय लिखने रहेंगे, जिसमें आप रस लिख सकते हो, रसेंद्र लिख सकते हो, सूत लिख सकते हो, मिश्रक लिख सकते हो, है ना, और ये सारी चीजें जो आप इसमें लिख सकते हो। इसके बाद दोस्तों अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं आज की वीडियो का। वो टॉपिक है कि पारद की उत्पत्ति जो है वो किस तरह से होती है, मतलब कि पारद की उत्पत्ति जो है वो शास्त्रों में किस तरह से बताई गई उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों पारद की उत्पत्ति की बात करें
पारद के विभिन्न रूपों की उत्पत्ति या पारद की उत्पत्ति जो है वो हिमालय पर्वत पर भगवान शिव एवं पार्वती के संभोग से चरम अवस्था के उपरांत निष्कासित वीर्य से हुई होना बताया गया। मतलब कि कुछ पौराणिक कथाएं हैं जिनके अकॉर्डिंग ये बताया गया है कि भगवान शिव शंकर और पार्वती जब संभोग कर रहे थे तो संभोग की चरम अवस्था के परिणाम स्वरूप जो वीर्य का निष्कासन हुआ था, उस निष्कासित होने वाले वीर्य के परिणाम स्वरूप ही इस पारद की उत्पत्ति हुई है। इस तरह से कुछ पौराणिक कथाओं के अकॉर्डिंग इसमें बताया गया है। थोड़ा आप देख लेना बुक में से, और भी पूरी की पूरी जो है वो आपको डिटेल उसमें बता रखी है। ठीक है, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों कि पारद के भेद जो है कौन कौन से बताए गए हैं। तो पारद की अगर मैं भेद की बात करता हूँ, जनरली पारद तो एक ही होता है, लेकिन अब ये कहाँ से प्राप्त हो रहा है ना, किस जगह से आप ले रहे हो, कहाँ से खनिज के रूप में प्राप्त हो रहा है या यौगिक के रूप में प्राप्त हो रहा है ना, किस तरह से प्राप्त हो रहा है, मतलब कि इसके जो प्राप्ति के स्थान है, ठीक है, उन स्थानों के अकॉर्डिंग इसके अलग अलग भेद बताए गए, जिनमें अगर मैं बात करता हूँ तो पारद एक ही प्रकार का होते हुए भी स्थान भेद से जो पृथक पृथक मानते हुए 5 प्रकार का जिसको बताया गया। मतलब अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि पारद के प्रकार बताओ, तो आप लाइन में सिंपल लिख सकते हो कि पारद जो है वो वैसे तो कोई भेद नहीं होता है, लेकिन फिर भी स्थान भेद से जो है इसके पृथक पृथक 5 भेद बताए गए। इस तरह से आप लिख सकते हो, जिसमें रस हो गया, रसेंद्र हो गया, पारद हो गया, सूत और मिश्रक, ये जो इसके पर्याय बताए गए थे दोस्तों, वो सारे के सारे पर्याय भी जो है उसका भेद होते हैं। मतलब कि सीधी सीधी बात यह है कि पारद के भेद, मतलब कि पारद के भेद या प्रकार और पर्याय जो है क्या होते हैं, सेम होते हैं। दोस्तों आगे बात करते हैं कि पारद के खनिज, मतलब कि पारद की जो अवस्था है वो कौन कौन सी होती है। हो सकता है कि आपको पारद जो है वो मुक्त अवस्था में मिले, मतलब कि फ्री मिले, और हो सकता है कि आपको यौगिक की अवस्था में मिले, मतलब कि नेटिव फॉर्म में मिल सकता है और फॉर्म में भी मिल सकता है। ठीक है, तो मुक्त अवस्था की बात करता हूँ तो ये जो मुक्त अवस्था होती है पारद की वो मिनिमम होती है। एक बार आप खुद भी सोच के देखो, कोई भी जो भी एलिमेंट होगा नेचर में, वो सारा बहुत ज़्यादातर एलिमेंट जो है वो किसी न किसी कंपाउंड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, यौगिक अवस्था में प्रेजेंट होते हैं, नेटिव फॉर्म में या फिर मुक्त अवस्था में आपको बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। जनरली आप देखते भी हो, ठीक है, हर एक कंपाउंड जो, हर एक एलिमेंट जो है वो कंपाउंड की फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। तो इस पारद की जो मुक्त अवस्था है, जिसको अपन नेटिव अवस्था बोल रहे हैं दोस्तों, वो इसकी मिनिमम होती है, मतलब बहुत ही कम जो आपको नेचर में देखने को मिलती है। उसके अलावा यौगिक अवस्था की बात करता है और अवस्था की बात करता हूँ तो मैक्सिमम है। ठीक है, और जो नेटिव अवस्था है दोस्तों, इस अवस्था में पारद जो है स्वतंत्र द्रव स्वरूप में जो है पिघला हुई चांदी के सदृश है वो मिलता है। अगर आपने पारद कभी देखा भी होगा, रसशास्त्र के कभी लेब में जाओ और अगर आपको पारद देखने को मिले, तो जब वो मुक्त अवस्था में होगा दोस्तों, तो उस टाइम आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिलेगा। मैंने तो खुद ने भी देखा है, लेकिन आप भी जो है कोशिश करना पारद को देखने की। ठीक है, तो जब भी आप पारद को अपनी मुक्त अवस्था में या फिर नेटिव फॉर्म में देखोगे, तो नेटिव फॉर्म में आपको वो हमेशा लिक्विड की फॉर्म में जो आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जब भी आप यौगिक की अवस्था में देखोगे, तो प्रकृति में पारद जो है वो गंधक के साथ में क्लोरीन आदि तत्वों के साथ जो है मिला हुआ यौगिक के रूप में पाया जाता है, जैसे कि हिंगुल या सिनेबार की बात करते हैं, जो कि जिसका जो फॉर्मूला है वो HGS होता है। ठीक है, जिसको अपन हिंगुलिया सिनेबार बोलते हैं। और दोस्तों जो हिंगुलिया सिनेबार होता है ना, ये हिंगुलिया सिनेबार ही इस पारद की प्राप्ति का लगभग 70 से 75% पार्ट होता है। मतलब कि जब भी आपको नेचर से अगर पारद या मरकरी अगर मिलती है, तो वो आपको कंपाउंड की फॉर्म में मिलेगी, और कंपाउंड जिसकी फॉर्म में मैक्सिमम आपको मिलती है या फिर देखने को मिलती है या फिर नेचर में पाई जाती है, वो है HGS, जिसको अपन हिंगुलिया सिनेबार बोलते हैं। ठीक है, तो जो हिंगुल या सिनेबार जो है वो HGS जो है दोस्तों, वो पारद की एक कंपाउंड अवस्था है, यौगिक अवस्था है, जो कि आपको 70 से 75% जो है वो नेचर के अंदर देखने को मिलती है। दोस्तों इसके अलावा और भी कुछ है जिसके अंदर, जैसे स्टील और हो गया, ठीक है, जो कि 75% पारद की प्राप्ति से होती है। उसके अलावा Hg2Cl2 हो गया, ये सारे कंपाउंड फॉर्म में, मतलब और फॉर्म में जो आपको देखने को मिलता है ना। और जैसे मैंने अभी यहाँ पे भी आप खुद भी देख सकते हो कि मैंने मुक्त अवस्था है नेटिव फॉर्म का आपको कोई भी एग्जाम्पल नहीं दिया, लेकिन मैंने यौगिक या और अवस्था के 2 से 3 एग्जाम्पल दे दिए। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो कि नेचर में जो भी पारद या मर्क्यूरी है वो अपनी कंपाउंड फॉर्म में ज़्यादा देखने को मिलता है, मतलब कि यौगिक अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है मुक्त अवस्था की तुलना में, या जो नेटिव फॉर्म है उस नेटिव फॉर्म की तुलना में और फॉर्म जो है आपको ज़्यादा देखने को मिलती है। दोस्तों अब बात करते हैं कि पारद की प्राप्ति जो है वो आपको कहाँ कहाँ से हो सकती है, मतलब कि पारद की प्राप्ति के स्थान जो है वो कौन कौन से बताए गए। दोस्तों पारद प्राप्ति के स्थान की बात करते हैं दोस्तों, हिमालय के आसपास के क्षेत्रों में जो पारद की उपस्थिति होती है, मतलब कि हिमालय के आसपास का जो भी क्षेत्र है उसमें पारद उपस्थित है। उसके अलावा जो भी अन्य महाद्वीप है, बहुत सारे महाद्वीप और महाद्वीपों से भी जो आपको पारद प्राप्त हो सकता है। दोस्तों अब
बात करते हैं कि पारद के लक्षण जो है वो कौन कौन से बताए गए, जिसके अंदर ग्राही लक्षण कौन से हैं और अग्राही लक्षण कौन से हैं। मतलब कि जो ग्राही का मतलब है कि किस तरह का पारद आपको ग्रहण करना चाहिए, प्रयोग में लेना चाहिए, है ना। अगर आप मेडिसिन का फॉर्मेशन करते हो, किसी भी तरह के रस योग का फॉर्मेशन करते हो, तो उसमें आपको किस तरह के पारद का प्रयोग करना चाहिए और किस तरह का पारद है जिसको आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए। मतलब कि किस तरह के पारद को आपको ग्रहण करना चाहिए और किस तरह के पारद को आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसके लक्षण जो है वो किस किस तरह के होने चाहिए उसके बारे में बात करें। दोस्तों ये जो श्लोक है, ये श्लोक अगर आपको याद रहता है तो ठीक है, अगर नहीं रहता तो आप हिंदी में भी जो पॉइंट को याद रख सकते हो, लेकिन इसको याद रख लेना क्योंकि 2 नंबर में ज़्यादातर ये पूछ लेता है कि पारद के ग्राही और अग्राही लक्षण जो है वो लिखिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूछ लेता है, तो आप इसको श्लोक को याद रखने की कोशिश करना, और अगर श्लोक याद नहीं रह पाता है तो आप हिंदी जरूर याद रखना। दोस्तों श्लोक में लिखा हुआ है कि अंतस्सु अनिलो बहिर्उज्ज्वल्यो यो मध्यान सूर्य प्रतिम प्रकाश सस्तो अयम द्रुम परिपांडुरस्य चित्र न योज्यम रस कर्म सिद्धिय रस माणिक्य। पहला चैप्टर 15 नंबर का श्लोक। अब सबसे पहली जो लाइन है दोस्तों, इस पहली लाइन में आपको ग्राही लक्षण बताए गए हैं और दूसरी जो लाइन है उसमें आपको अग्राही लक्षण बताए गए हैं। दोस्तों जो पहली लाइन में ग्राही लक्षण बताए गए उसमें पहला लक्षण आपको बता रखा है कि अंतस्सु नीलो। अंतस्सु नीलो का मतलब होता है कि जब भी आप पारद को रखते हो तो पारद को रखने पर उसका जो अंतस्थल है, मतलब कि उसका जो इंटरनल पार्ट है वो आपको नीलाभ दिखना चाहिए, मतलब कि नीले कलर का जो आपको दिखना चाहिए। मतलब कि पात्र में रखने पर अंतस्थल से जो है वो नीलाभ होना चाहिए, नीले वर्ण का जो है वो होना चाहिए। सेकंड जो दोस्तों इसकी प्रॉपर्टी बताई है ग्राही लक्षणों के अंदर वो है कि बहिर्उज्ज्वल्यो, ठीक है। बहिर्उज्ज्वल्यो का मतलब होता है कि जब भी आप पारद को बाहर से देखते हो तो बाहर से जो उज्ज्वल वर्ण वाला जो आपको दिखना चाहिए, इस तरह का पारद आपको ग्रहण करना चाहिए। उसके अलावा थर्ड जो प्रॉपर्टी और बताई है ग्राही लक्षणों के अंदर वो बताया कि मध्याह्न सूर्य प्रतिम प्रकाश, मतलब कि मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित होने वाला जो पारद होता है वो कैसा होता है, ग्रहण करने योग्य होता है। मतलब दोस्तों जो ग्राही लक्षण बताए गए उसमें पहला लक्षण तो यह है कि पारद को जब आप पात्र में रखते हो तो वो अंतस्थल से जो है वो नीले वर्ण का आपको दिखना चाहिए। दूसरा जो प्रॉपर्टी बताई है वो दूसरी प्रॉपर्टी बताई कि बाहर से उज्ज्वल वर्ण वाला होना चाहिए। और तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी जो ग्राही लक्षणों में बताई है पारद की वो है कि मध्याह्न सूर्य की तरह जो है वो प्रकाशित होने वाला होना चाहिए। अगर इस 3 प्रकार की प्रॉपर्टी को कोई भी पारद रखता है तो उसको आप ग्रहण कर सकते हो, उसको आप रस योग बनाने में जो यूज में ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों किस तरह का पारद जो आपको प्रयोग में नहीं लेना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो श्लोक है उस श्लोक की लाइन में भी लिखा हुआ है कि सस्त्यो धूम्रम परिपांडुरस्य, और उसके अलावा चित्र नयोज्यम रस कर्म सिद्धिय, मतलब कि धूम्र वर्ण का, पांडु वर्ण का और कई वर्णों से युक्त जो पारद होता है उसको अपन रस कर्म सिद्धि के लिए ग्रहण नहीं करते। मतलब कि एक तरह से ये सारे के सारे क्या होते हैं, अग्राही लक्षण होते हैं। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ पूरा का पूरा क्या है कि पारद के जो ग्राही और अग्राही लक्षण बताए दोस्तों, उसमें पहला लक्षण है कि पात्र में रखने पर अंतस्थल से नीले वर्ण का होना, बाहर से उज्ज्वल वर्ण का होना, उसके अलावा मध्याह्न के सूर्य की तरह जो है प्रकाशित होने वाला पारद क्या होता है, इन 3 प्रॉपर्टी को रखने वाला पारद जो कैसा होता है, ग्राही होता है। उसके अलावा अग्राही पारद की बात करता हूँ तो धूम्र वर्ण का, पांडु वर्ण का और कई अन्य वर्णों से युक्त अगर पारद होता है, मतलब कि किसी भी तरह के वर्ण को, मतलब कि मध्याह्न के सूर्य की तरह प्रकाशित वर्ण को छोड़ करके और उसके अलावा नीले वर्ण को छोड़ करके किसी अन्य तरह के वर्ण का अगर पारद होता है दोस्तों तो वो आपको ग्रहण नहीं करना चाहिए। मतलब कि रस योग बनाने में या फिर रस की सिद्धि के लिए, जो रस कर्म की सिद्धि के लिए आपको इस तरह के पारद का प्रयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों इसके श्लोक को याद रख लेना या इसकी हिंदी याद रख लेना, लेकिन याद जरूर कर लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। दोस्तों अब बात करते हैं आज की वीडियो के लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है पारद के दोष कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पारद के दोष की बात करता हूँ। दोष का मतलब एक तरह से अशुद्ध पारद की आप बात कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने आपको ऊपर जो लक्षण बताए थे इससे पहले, ग्राही और अग्राही लक्षण कौन कौन से, तो उनमें से अग्राही लक्षणों वाला जो पारद था वो कैसा था, अशुद्ध पारद था। अब दोस्तों अशुद्ध पारद में कौन कौन से दोष हो सकते हैं, उनके बारे में बात करते हैं। दोस्तों अशुद्ध पारद की बात करता हूं तो अशुद्ध पारद जो है विष के समान काम करता है। मतलब कि जैसे विष का प्रयोग करने से किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक उसी तरह से अगर आप अशुद्ध पारद का प्रयोग करते हो तो आपकी जो है वो मृत्यु हो सकती है, या फिर जिस भी व्यक्ति में आप प्रयोग कर रहे हो उसकी जो है वो डेथ भी हो सकती है। और अगर मैं शुद्ध पारद की बात करता हूँ तो दोस्तों इसके विपरीत जो शुद्ध पारद है वो सभी प्रकार की व्याधियों का नाश करने वाला और जरावस्था का नाश करने वाला होता है। तो हमेशा आपको प्रयोग इस तरह का करना चाहिए, जो भी शुद्ध पारद है उसका प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों जो अशुद्ध पारद है उस अशुद्ध पारद में टोटल मिलाकर के 12 दोष बताए गए हैं और इन 12 दोष को जो है 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है। ठीक है, जिसमें दोस्तों सबसे पहले जो प्रकार है वो है नैसर्गिक दोष, उसके बाद में दूसरा प्रकार जो है यौगिक दोष और तीसरा प्रकार है दोस्तों की औपाधिक दोष जो हो होते हैं। ठीक है, इसमें दोस्तों नैसर्गिक दोष की बात करता हूँ तो 3 दोष बताए गए, जो कि विष,
वही और मल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा यौगिक दोष की बात करता हूँ तो यौगिक दोष में जो नाग और वंग दो दोष बताए। उसके अलावा औपाधिक की बात करता हूँ तो औपाधिक में जो है वो दोस्तों भूमिज, गिरिज, वारिज, नागज और वंगज, ठीक है। इस तरह से जो है वो ये 6 से 7 जो है दोष इसमें औपाधिक दोष जो है बताए गए। अब दोस्तों अगर नैसर्गिक दोष की बात करूं तो नैसर्गिक दोष के अंदर अगर मान लो कि पारद के अंदर अशुद्धि के रूप में अगर विष उपस्थित है और उसका प्रयोग, उस अशुद्ध पारद का प्रयोग अगर आपने व्यक्ति में किया है तो हो सकता है कि उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और अगर मान लो कि दोस्तों नैसर्गिक दोष की फॉर्म में आपको वही जो है वो अगर उसमें अशुद्धि प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, संताप आपको शरीर में देखने को मिलेगा। और अगर मान लो कि मल अगर किसी भी तरह का प्रेजेंट होता है तो मूर्छा जो है वो व्यक्ति में देखने को मिलेगी। मतलब नैसर्गिक दोष के अंदर अगर विष से युक्त पारद का प्रयोग आप करते हो तो मृत्यु हो सकती है, वही का प्रयोग करते हो तो संताप देखने को मिलेगा, और मल से युक्त अगर पारद का आप प्रयोग करते हो तो उस कंडीशन व्यक्ति में मूर्छा जो है वो जैसे लक्षण देखने को मिलेंगे। इसके बाद दोस्तों अगर यौगिक दोष की बात करते हैं, यौगिक दोष जो है दो तरह के, एक तो नाग है और एक वंग है। अगर मान लो कि नाग और वंग की अशुद्धि से युक्त पारद का प्रयोग आप अलग अलग तरह की जो भी व्याधि है उनको अगर डिजीज के अंदर करते हो, किसी पेशेंट में करते हो, किसी रोगी में करते हो, तो उसमें रोगी में जो जड़ता और कुष्ठ आदि रोग जो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों औपाधिक दोष जो है, उस औपाधिक दोष की अगर मैं बात करता हूं तो औपाधिक दोष जो है वो पारद के अंदर कब कब उपस्थित हो सकते हैं। जैसे मान लो कि भूमिज का मतलब है कि अगर आपको पारद भूमि से प्राप्त होता है तो उस कंडीशन में उसमें भूमिज औपाधिक दोष जो है देखने को मिलेगा। भूमि की मिट्टी के संपर्क में रहने से मिट्टी के दोष जो है वो पारद में आ जाते हैं, जिस तरह से भूमिज दोष देखने को मिलता है। गिरिज की बात करता हूँ तो अगर मान लो कि भूमि गर्भ पाषाणों के संपर्क में रहने से जो तप्त होने वाला जो पारद होता है उसमें गिरिज दोष देखने को मिलता है। मतलब पर्वत से जितने भी पारद प्राप्त किए जाते हैं पर्वतों से, उनमें गिरिज दोष आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा वारिज की बात करता हूँ, जल के संपर्क पर रहने से अगर मान लो पारद में किसी भी तरह का दोष उत्पन्न होता है तो वो वारिज औपाधिक दोष कहलाएगा। और अगर मान लो कि नाग और वंग की अशुद्धि के साथ में रहता है तो उनके संपर्क में रहने पर भी जो है वो इसमें औपाधिक दोष देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों इस तरह से टोटल मिलाकर के जो 12 दोष बताए गए हैं पारद के अंदर, उनको 3 अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जिनमें नैसर्गिक दोष, यौगिक दोष और उसी के साथ साथ औपाधिक दोष बताए गए। इसमें दोस्तों एक काम की चीज़ है, वो ये है कि नाग और वंग जो है वो यौगिक और औपाधिक दोनों तरह के दोष है। इसमें दोस्तों ऊपर आप देख भी सकते हो कि नाग और वंग जो है वो यौगिक दोष भी है और उसी तरह से नागज और वंगज जो है वो औपाधिक दोष भी है। मतलब कि नागज और वंगज को जो है वो यौगिक और औपाधिक दोनों के अंदर रखा गया। अब लेकिन रखा क्यों गया ये भी तो इंपॉर्टेंट है। किसी दूसरे को भी रख देते, विष को जो है वो हो सकता था विष को भी जो है वो नैसर्गिक और यौगिक में रख देता, लेकिन नहीं रखा। नाग और वंग को ही जो है वो यौगिक और औपाधिक के अंदर क्यों रखा, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों विशेष में यही लिखा हुआ है पॉइंट में कि नाग व वंग दोषों को यौगिक एवं औपाधिक दोनों में गिना गया है। क्यों गिना गया है? क्योंकि देखो यौगिक दोस्तों कब होगा, जब मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि पारद अलग अलग अवस्थाओं में आपको देखने को मिलता है, अलग अलग अवस्थाओं की फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में जो आपको देखने को मिलता है। जिसमें मैंने आपको एक तो मुक्त अवस्था बताई थी जिसको मैंने नेटिव फॉर्म बोला था, और एक मैंने आपको यौगिक अवस्था बताई जिसको मैंने और फॉर्म बोला था, ठीक है। और मैंने आपको एक चीज़ बोली थी वहाँ पर कि मुक्त अवस्था वाला पारद जो आपको मिनिमम देखने को मिलेगा, मतलब नेचर में जो भी पारद है आपको हम मैक्सिमम जो है वो और की फॉर्म में यौगिक अवस्था में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उस टाइम पे मैंने आपको ये अवस्थाओं के बारे में बता दिया था। अब दोस्तों यहाँ पे यौगिक दोष कब होगा, जब पारद में नाग या वंग कई धातु बाहर से आकर के मिल जाती है, तो उस कंडीशन में वो नाग और वंग जो है पारद के साथ में मिलेगी, पारद के साथ में मिलेगी तो यौगिक या कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो उस प्रकार का जो दोष पारद में देखने को मिलेगा वो कैसा दोष होगा, यौगिक दोष होगा। अब अगर दोस्तों औपाधिक दोष की बात करता हूँ तो औपाधिक दोष क्या होता है कि जैसे मान लो आपको पारद जो है आपने कहीं से कलेक्ट किया, ठीक है, पर्वत से आपने कलेक्ट किया, फिर भूमि से किया या फिर कहीं ना कहीं दूसरी जगह से किया, और जो आपको पूरा का पूरा पारद मिला है वो एक ऐसे कंपाउंड की फॉर्म में मिला है, एक ऐसे खनिज की फॉर्म में मिला है, एक ऐसे मिनरल की फॉर्म में मिला है ना, जिसमें शुरुआत से ही जो है वो आपको प्राप्त हुआ, उस टाइम से ही जो है उसमें नाग और वंग अगर प्रेजेंट है तो उसको अपन औपाधिक दोष बोलेंगे। अगर आपने बाहर से मिलाया नाग और वंग को तब वो यौगिक दोष होगा, और अगर आपको नेचर से ही अगर वो नाग और वंग जो है उस पारद के साथ में मिलते हैं तो वो कैसा होगा, औपाधिक दोष होगा। तो इस तरह से इस नाग और वंग को यौगिक और औपाधिक दोनों में रखने का कारण यही है क्योंकि यह यौगिक की फॉर्म में भी आपको देखने को मिलते हैं, और औपाधिक मतलब कि एक तरह से नेचर से जब आप पारद को कलेक्ट करते हो तो उस टाइम पे भी आपको यह अशुद्धि जो है वो देखने को मिलती है। तो दोस्तों यही कारण है कि यौगिक और औपाधिक दोनों के अंदर नाग और वंग को रखा गया है, किसी दूसरे को विष को या फिर मल को जो है वो नहीं रखा है। दोस्तों आपको मैंने जो पारद के टोटल मिलाकर के जो 12 दोष बताए, जिनके
3 जो अलग अलग टाइप्स बताए वो तो सामान्य मतलब एक तरह से बोल सकते हैं कि जनरल जो है वो अशुद्धियाँ है, सामान्य अशुद्धियाँ जो आपको देखने को मिलती है। इसके अलावा कुछ अशुद्धियाँ और भी है जो आपको पारद के अंदर देखने को मिलती है, जिनको अपन बोलते हैं सप्तकंचुक दोष के नाम से, ठीक है। अब सप्तकंचुक दोष क्या होते हैं, इनमें टोटल मिलाकर के 7 दोष जो है कौन कौन से उसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों सप्तकंचुक को सप्तकंचुक क्यों बोलते हैं इसके बारे में तो मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन पहले देखते हैं कि टोटल मिलाकर के 7 जो कुंचक दोष बताए वो कौन कौन से होते हैं। इसमें दोस्तों सबसे पहला दोष जो होता है वो होता है परपटी, सेकंड होता है पाटनी, तीसरा होता है बेदी, चौथा होता है द्रावी, पांचवा होता है मलकरी, छठा होता है अंधकारी और लास्ट जो होता है द्वाक्षी, ठीक है। इस तरह से टोटल मिलाकर के 7 दोष बताए और इन 7 दोषों को जो क्या बोला गया है, सप्तकंचुक दोष बोला गया है। अब दोस्तों ये जो सप्तकंचुक दोष है, इन सप्तकंचुक दोष को सप्तकंचुक ही नाम क्यों रखा गया, उसका रीजन मैंने यहाँ पर लिख रखा है आपके लिए कि सांप की कुचली एवं स्त्री के अंतःवस्त्रों को कंचुक कहते हैं, चूंकि यह दोष पारद की ऊपरी सतह पर कंचुक के समान पतले आवरण की तरह समाहित होकर के रहते हैं, इसी कारण इसको अपन क्या बोलते हैं, कंचुक दोष बोलते हैं। दोस्तों ये आप सभी को पता है कि जो सांप की जो आउटर पार्ट होता है बॉडी का उसको अपन केचुली बोलते हैं, ठीक है। कचली है ना केचुली बोलते हैं। और स्त्री के जो अंतःवस्त्र होता है मतलब कि जो भी लेडीज होती है वो जो भी अंडरगारमेंट्स पहनती है उनको अपन कचली के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो कच्चुक बोलते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि जो पारद है उस पारद की जो बाहरी सतह है उस बाहरी सतह पर ये सारे के सारे दोष जो है वो कच्चुक के समान आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए इनको क्या बोला गया है, सप्तकंचुक दोष बोला गया है। दोस्तों ये जो टोटल मिलाकर के 7 दोष आपको बताए गए हैं पारद के अंदर, वो टोटल मिलाकर के जो 7 दोष है ये 7 दोष शरीर के अंदर अलग अलग तरह का अपना इफेक्ट दिखाते हैं, ठीक है। जिसमें अगर मैं दोस्तों सबसे पहले बात करता हूँ कि परपटी, ठीक है। तो परपटी जो है दोस्तों शरीर में जो चमड़ी है उस चमड़ी में पपड़ी जैसी बन जाती है। अगर मान लो कि आप सप्तकंचुक दोष की फॉर्म में पारद के अंदर जो है वो परपटी दोष प्रेजेंट है और इस परपटी दोष वाले पारद का प्रयोग अगर आप किसी भी व्यक्ति के रोग को ठीक करने में या फिर किसी भी तरह से करते हो, रस योग की फॉर्म में करते हो, तो शरीर के अंदर आपको चमड़ी की तरह की परत जो है वो देखने को मिलती है, ठीक है। पाटनी का मतलब क्या हो जाएगा कि पाटनी का मतलब होता है कि शरीर को जो है फाड़ देना है। शरीर को मतलब है कि जो बॉडी है वो बॉडी फटने लग जाती है अगर आप इस पाटनी सप्तकंचुक दोष का से युक्त पारद का प्रयोग करते हो। तो उसी तरह से अगर मान लो कि भेदी सप्तकंचुक दोष का से युक्त पारद का प्रयोग करते हो तो मल का जो है वो शरीर में जाकर के ये पारद क्या करता है, मल का भेदन कर देता है। और अगर द्रावी का प्रयोग द्रावी युक्त अशुद्धि वाले पारद का प्रयोग करते हो दोस्तों तो शरीर की जो धातु है उनको क्या कर देता है, द्रव रूप में कन्वर्ट कर देता है। और अगर मान लो कि कोई भी पारद जो कि मल से युक्त होता है तो वो शरीर में जाकर के मलों की वृद्धि करता है। और अगर मान लो कि पारद में सप्तकंचुक दृष्टि के अंदर ही जो है अंधकारी दृष्टि है तो वो क्या करेगा, जो भी मनुष्य है उसका प्रयोग करेगा उसको क्या बना देगा, अंधा बना देगा। और दोस्तों लास्ट जो सप्तकंचुक दोष बताया पारद का वो बताया द्वाक्षी। अगर मान लो कि द्वाक्षी से युक्त जो भी पारद है, अशुद्धि वाला पारद है, उसका प्रयोग अगर आप करते हो तो जो भी व्यक्ति का स्वर है मतलब कि जो उसकी आवाज़ है वो आवाज़ कर्कश स्वर की हो जाएगी, कौवा के जैसी जो उसकी आवाज़ बन जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग जो ये 7 तरह के दोष बताए हैं और पिछले मैंने आपको 12 जो टोटल मिलाकर के दोष बताए, ये पारद के अंदर अलग अलग तरह की अशुद्धियाँ होती है। और इन अशुद्धियों से युक्त अगर पारद का आप प्रयोग करते हो तो आपके शरीर में जो है कुष्ठ, जड़ता है ना, उसी के साथ साथ मृत्यु और है ना बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर धातु का द्रवीकरण, उसके अलावा मनुष्य में अंधापन होना, कौवे के जैसा सवर होना, ये अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलती है। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने बात करी कि पारद के जो भी ग्राही और अग्राही लक्षण है वो कौन कौन से बताए गए हैं, पारद की उत्पत्ति जो है किस तरह से हुई, पारद की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है, जिसमें उसकी मुक्त अवस्था क्या है, यौगिक अवस्था क्या है। और उसी के साथ साथ मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में जो है वो पारद के जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में और उसी के साथ जो है मैंने आपको पर्याय के बारे में बताया। दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इसी चैप्टर का जो पार्ट 2 है उस पार्ट 2 के पढ़ाऊंगा। और उस पार्ट 2 जो है दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो का जो मैंने लास्ट किया है वो लास्ट किया है पारद के दोष, मतलब कि एक तरह से पारद की अशुद्धियाँ। अब पारद की में जो अशुद्धियाँ, उन अशुद्धियों को अपन क्या करेंगे, दूर करेंगे, क्योंकि मैंने आपको परिभाषा प्रकरण में बताया था कि किसी भी चीज़ में उपस्थित अशुद्धियों को हटाना क्या कहलाता है, शोधन कहलाता है। दोस्तों आने वाली जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस नेक्स्ट वीडियो में हम इस पारद के शोधन के बारे में बात करेंगे, जिसमें दोस्तों मैं आपको लोगों को सामान्य शोधन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से करते हैं, और उसी के साथ साथ विशेष शोधन मतलब कि दोषों के अकॉर्डिंग जो विशेष शोधन है वो पारद का किस तरह से किया जाता है। और दोस्तों इसी के साथ देखेंगे कि पारद के टोटल मिलाकर के अष्टादश मतलब कि 18 जो संस्कार बताए हैं वो क्या होते हैं, उनमें किस किस तरह से जो है वो मैनेजमेंट किया जाता है, इन सब के बारे में बात करेंगे। दोस्तों इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक यू सो मच गाइस।